तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हम एक एक करते करते आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हम प्यारे साथियों 11वां पर पहुंच गए हैं। लेक्चर कौन सा है? हम 11वां पर पहुंच गए हैं प्यारे साथियों। यदि आपने इनमें में से कोई भी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी है, आप जा करके देख सकते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों सभी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं, जो आपने मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, अगर वही हमारे पेपर में आ जाता है तब प्यारे साथियों हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, इसलिए सभी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले वे देख लीजिए। क्योंकि हम हर क्लास में बताते हुए आपको आते हैं, ये सब प्यारे साथियों जो है ये हेडिंग है, और हम बताते हुए आते हैं कि कौन कौन सा चीज़ आज के इस क्लास में पढ़ना है, ताकि प्यारे साथियों आपको बोझ ना महसूस हो। तो देखिए, आज हम देखेंगे प्यारे साथियों रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो कि प्यारे साथियों हमारे न्यूमेरिकल्स को लगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और प्यारे साथियों इसकी परिभाषा जो कभी कभी हमारे पेपर में पूछ ली जाती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? लेंस की क्षमता, जो कि प्यारे साथियों लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों अपवर्तनांक, अपवर्तन की बात ही मत कीजिए, ये भी प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज प्यारे साथियों सब इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्यारे साथियों सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन प्यारे साथियों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम प्यारे साथियों ये इस चैप्टर के बस एंड पर चल रहे हैं। प्यारे साथियों इस चैप्टर के हमारे 2-3 लेक्चर और लग सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हम सबसे पहले देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हम देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। हमने जैसा कि आपको बताया कि रेखीय आवर्धन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। तो प्यारे साथियों रेखीय आवर्धन क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रेखीय आवर्धन वो आवर्धन होता है जो किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्यारे साथियों हमें प्रतिबिंब प्राप्त होती थी, हमने जैसा कि आपको प्रतिबिंब बनाकर दिखाया था कि किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई आई वह वस्तु की लंबाई ओ के जो अनुपात होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब को आई से लिखा जाता है और वस्तु को ओ से लिखा जाता है। क्या? उसकी लंबाई को। तो क्या है? किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई आई वह वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे साथियों इसका डेफिनेशन देखिए, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई आई, जैसा कि हमने बताया आपको प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आई वह वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, अनुपात मतलब बटे में लिख दो, ओ के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्यारे साथियों हमने क्या देखा? किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई आई वह वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को किससे लिखा जाता है? तो देखिए, इसे यम से लिखा जाता है। इसे यम से लिखा जाता है। प्यारे साथियों देखिए, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई आई, तो यहां पर लिखिए आवर्धन, यहां पर लिखिए आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर क्या कहा है हमें? दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई आई।
प्रतिबिंब की लंबाई आई व वस्तु की लंबाई ओ के, वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात मतलब उसके बटे में लिख दो। क्या लिखेंगे? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ का जो अनुपात होता है प्यारे साथियों, उसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने आपको बताया कि आवर्धन को लिखते हैं यम से, आवर्धन को लिखते हैं यम से। और प्यारे साथियों, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने बताया कि आई से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए आई, और इसको वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं ओ से। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई आई व वस्तु की लंबाई ओ, इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद प्यारे साथियों क्या होगा? यम बराबर होता है आई बटे ओ, ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। या प्यारे साथियों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके आप ऐसे लिख लीजिएगा, यम बराबर होता है माइनस का वी बटे यू। ये भी प्यारे साथियों क्या है? हमारा आवर्धन है। ये भी हमारा क्या है? आवर्धन है। लेकिन प्यारे साथियों, यम बराबर होता है माइनस का वी बटे यू। यहाँ पर हमेशा जो है दर्पण के लिए माइनस का वी बटे यू होगा। जब प्यारे साथियों लेंस की बात आएगी, लेंस का भी आवर्धन है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो क्या है, हमने देखा कि किसी दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई आई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखते हैं, और वस्तु की जितनी लंबाई होती है उसको हम प्यारे साथियों ओ से लिखते हैं। तो क्या है? यम बराबर आई बटे ओ, ये हमारा क्या हो गया? रेखीय आवर्धन हो गया दर्पण के लिए। या प्यारे साथियों यम बराबर होता है माइनस का वी बटे यू। यहाँ पर क्या है? यम बराबर होता है माइनस का वी बटे यू, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये प्यारे साथियों इन दोनों का हमारा जब न्यूमेरिकल्स प्यारे साथियों मैं करवाऊंगा तब उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो क्या है यहाँ पर? वी क्या है? वी जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है। बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है प्यारे साथियों? यू जो है वो वस्तु की दूरी है। यू क्या है? वस्तु की दूरी। तो देखिए प्यारे साथियों, हमने आपको हर एक चीज इसमें बता दिया रेखीय आवर्धन में, जितना आपको पेपर में लिखना है। एक बार मैं प्यारे साथियों रेखीय आवर्धन आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं। देखिए, तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई आई, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं, वह वस्तु की लंबाई ओ, वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात, अनुपात मतलब बटे में लिख दो, अनुपात को ही प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे यम से लिखा जाता है। तो आवर्धन बराबर हमने देखा प्रतिबिंब की लंबाई आई, उसके बटे में हमने लिख दिया, क्योंकि अनुपात को हमें कहा तो बटे में लिख देंगे, वस्तु की लंबाई ओ। तो यहाँ पर क्या हो गया? आवर्धन को लिखते हैं यम से, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं, और वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। तो यम बराबर हो गया आई बटे ओ। या प्यारे साथियों इसको आप ले सकते हैं यम बराबर माइनस का वी बटे यू, जहां पर वी है प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या है? वस्तु की दूरी। तो आई होप कि आपको यह रेखीय आवर्धन समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है प्यारे साथियों? देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित, ये लेंस की क्षमता का हम डेफिनेशन बता रहे हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित मतलब झुकाना, या अपसारित मतलब फैलाना। तो क्या है? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की जो सामर्थ्य होता है, यानी जो शक्ति होती है प्यारे साथियों, उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। या प्यारे साथियों लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? लेंस की क्षमता के क्या होती है? प्रतिलोम होती है। तो लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता के प्रतिलोम मतलब उल्टा होती है। इसे प्यारे साथियों क्या होता है? मीटर में लिखा जाता है। लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी को इसमें मीटर में लिखा जाता है प्यारे साथियों, और लेंस की क्षमता को हम पी से लिखते हैं। हमने आपका ओवरव्यू ऐसे बता दिया, अब लिखकर देखते हैं। तो लिखकर क्या देखते हैं? देखिए डिफिनेशन इसका क्या है? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की प्रक्रिया, व अपसारित करने
का सामर्थ्य, सामर्थ्य जो होता है वो लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेंस की क्या होता है? क्षमता कहलाता है। या प्यारे साथियों, लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लेंस की क्षमता के क्या होती है? प्रतिलोम होती है। यह लेंस की फोकस दूरी, यफ, यानी यह लेंस की फोकस दूरी यफ जो होती है वो लेंस की क्षमता के प्रतिलोम होती है। लेंस की फोकस दूरी यफ लेंस की क्षमता के क्या होती है? प्रतिलोम होती है। लेंस की क्षमता के प्रतिलोम होती है। और प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता को हम लिखते किससे हैं? देखिए, इसे P से लिखा जाता है। इसे कैपिटल P से लिखा जाता है। और प्यारे साथियों क्या है इसमें? इसकी फोकस दूरी को हम मीटर में मापते हैं। क्या है? इसे ऐसे लिखिएगा, इसके फोकस दूरी को, इसके यफ को मीटर में मापते हैं। मीटर में मापते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता का डेफिनेशन क्या हुआ? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने का जो सामर्थ्य होता है, नहीं जो शक्ति होती है प्यारे साथियों, हमने आपको अभिसारित और अपसारित आपको बता चुके हैं। इसके बारे में प्यारे साथियों कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्यारे साथियों अभिसारी प्रगति और अपसारी प्रगति पहले ही प्यारे साथियों बना दिया है। तो देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने का जो सामर्थ्य होता है, नहीं जो शक्ति होती है प्यारे साथियों, वो लेंस की क्षमता कहलाता है। यह लेंस की फोकस दूरी यफ जो होता है वो क्या होती है प्यारे साथियों? यानी यह लेंस की फोकस दूरी एफ लेंस की क्षमता के प्रतिलोम होती है, यानी उल्टा होती है। इसे P से लिखा जाता है और इसके एफ को मीटर में मापा जाता है। तो देखिए प्यारे साथियों क्या है इसका फॉर्मूला, क्या बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हमने बताया कि लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं और वो बराबर होती है किसके? 1/f के, यानी फोकस दूरी के क्या होती है? प्रतिलोम के बराबर होती है। फोकस दूरी की क्या होती है? प्रतिलोम के बराबर होती है। अब प्यारे साथियों, ये फॉर्मूला तब सही होगा जब इस दूरी को हम किस में मापेंगे? इस दूरी को मापेंगे मीटर में। फोकस दूरी को मापेंगे मीटर में। अगर प्यारे साथियों हमने फोकस दूरी को सेंटीमीटर में माप दिया, अगर फोकस दूरी को हमने किस में माप दिया? सेंटीमीटर में माप दिया, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। P बराबर हो जाएगा 100/f, 100/f, क्योंकि यहाँ पर प्यारे साथियों जो एक है ये मीटर में है, तो नीचे वाला भी मीटर में है। अगर ये वाला प्यारे साथियों जो फोकस दूरी है वो अगर सेंटीमीटर में हो गया, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों जब हमें नीचे वाला सेंटीमीटर में है तो हम इसकी यूनिट को समान करेंगे, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। देखिए, P बराबर होता है 1/f जब मीटर क्या हो? फोकस दूरी मीटर में हो। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f, जहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है और ऊपर वाला भी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो आई होप कि प्यारे साथियों यह लेंस की क्षमता आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब प्यारे साथियों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक क्या होता है प्यारे साथियों? अपवर्तनांक हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन प्यारे साथियों इसका डेफिनेशन यहाँ पर भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्यारे साथियों अभी आपको फॉर्मूला दिखेगा। तो देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जो ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या। हमने क्या बताया? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई यहां पर हो गया, वह अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, क्या है? साइन आर के अनुपात को, साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हमने क्या बताया? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसे यहां पर है, मान लीजिए ये n। अब प्यारे साथियों एक चीज हमने लिखना भूल ही गए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, देखिए उसको पहले लिख लीजिएगा। अपवर्तनांक को म्यू या फिर यन से लिखते हैं। अब प्यारे साथियों इसका हम सिंबल ही नहीं देख रहे थे, सोचिए तो क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को प्यारे साथियों हम म्यू, ये म्यू है, म्यू या यन से लिखते हैं, म्यू या यन से लिखते हैं। तो हमने देख लिया कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब प्यारे साथियों जैसे मान लीजिए कि ये हमें अपवर्तनांक दिया है, ये हमें अपवर्तनांक दिया है या एक, हम प्यारे साथियों अपवर्तनांक को यन से लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1 और यहाँ पर दिया है 2, ये बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर के। अब प्यारे साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यन मतलब 1 यन और 2, इसको क्या पढ़ेंगे? तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले इसको आप अभी ध्यान में रखिए प्यारे साथियों, बस फॉर्मूला आप देखिए, इसको याद कीजिए। इसका मतलब प्यारे साथियों हर एक का मतलब आपको न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन प्यारे साथियों इसको क्या पढ़ा जाता है हम बता रहे हैं। देखिए 1n2 को हम पढ़ते हैं, 1 and 2 को क्या पढ़ते हैं? 1 and 2 को पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर कहीं पर प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन में 1 और 2 मिल जाए तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है। और अगर प्यारे साथियों अगर कहीं पर ऐसा इसका उल्टा हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए और यहाँ पर 1 हो जाए, तब इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको प्यारे साथियों पढ़ा जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए प्यारे साथियों, हमने ये जो फार्मूला निकला है ये तो हमने परिभाषा से उत्पन्न किया। ये फार्मूला यानी ये फार्मूला जो हमने परिभाषा से निकाला। देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये जो पहला माध्यम एक है और ये माध्यम दूसरा है, ये किन्हीं दो माध्यमों के लिए यानी माध्यम एक देख लिया हमने और माध्यम दो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण की ज्यास साइन आई है और अपवर्तन कोण की ज्यास साइन आर का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? हम अपवर्तनांक कहते हैं। हमें यहाँ पर एक अपवर्तनांक मिल गया, यानी हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा, क्योंकि यहाँ पर कहा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए। यहाँ पर लिखिए, देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण की ज्यास साइन आई है और अपवर्तन कोण की ज्यास साइन आर का अनुपात जो है वो अपवर्तनांक है। तो आई होप कि प्यारे साथियों, और हमने आपको बता दिया कि 1 और 2 को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको अगर 2 और 1 हो तो इसको हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको अपवर्तनांक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब प्यारे साथियों, अपवर्तनांक में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे फार्मूले बनते हैं। देखिए हमारे पेपर में पूछने का पैटर्न क्या होगा। हमारे पेपर में पूछा जाएगा, जैसे प्यारे साथियों ये पहला हम ले लेते हैं, यहाँ पर नोट करके आप अपने कॉपी में लिखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यदि पहले माध्यम, इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं प्यारे साथियों, क्या है? यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2 हो, इसको हम लिख कर बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यदि पहले माध्यम यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है हमें क्या दिया है? यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें दे दे अगर 1, आप चाहे प्यारे साथियों अपवर्तनांक को म्यू या फिर एन से लिख सकते हैं। हम प्यारे साथियों इसको एन से लिख रहे हैं, अगर आपका मन कहे तो आप म्यू से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2 हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? क्या होगा? देखिए यहां पर प्यारे साथियों क्या कहा है? यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2 है तो हमें क्या कहा है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि यही हमसे पूछा है। और हमें कहा है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? हमें दे दिया है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमें क्या दे दिया है? पहले माध्यम के सापेक्ष
पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमें क्या दिया है? हमें दिया है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2। तो यहां पर हमें पूछा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझिएगा, यहां पर कहा है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। तो हमें अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पूछ ले तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना होगा, जो हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है उसी को हम 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब प्यारे साथियों हम देखते हैं प्रकाश व अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। तो इसको प्यारे साथियों हम दूसरे पेज में देखते हैं। तो अब प्यारे साथियों हम देखते हैं अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। तो प्यारे साथियों अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। जैसे प्यारे साथियों हम एक ले लेते हैं, क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा प्रकाश के लिए, क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। प्यारे साथियों यहाँ क्या कहा है, हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्यारे साथियों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें क्या कहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 2। क्या लिखेंगे? 1 और 2। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऐसे लिखेंगे इसको प्यारे साथियों। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन में पूछेगा उसी तरीके से हम फार्मूले को रखते जाएंगे। हम प्यारे साथियों आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे जो कि प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए क्या कहा था, अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध। तो हमने लिया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये था पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1 और 2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो गया पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आई होप कि प्यारे साथियों यह अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो प्यारे साथियों अब हम देखते हैं अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध में ये दूसरा देख लेते हैं। हमने पहला देखा, अब ये हम दूसरा देख लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। अब प्यारे साथियों इस दूसरे में क्या है, मान लीजिए हमें किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक देखना है। देखिए माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक।
अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो प्यारे साथियों इस माध्यम के दर पे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष अपवर्तनांक वो दिया जाएगा। यहाँ पर प्यारे साथियों हम माने हैं माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्यारे साथियों कैसे लिखते हैं, इसको प्यारे साथियों हम लिख देंगे अपवर्तनांक, यहाँ पर लिख देंगे m, क्योंकि माध्यम। अब प्यारे साथियों माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में संबंध में क्या होता है प्यारे साथियों, देखिए तो ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जब हमें पता होगी तब माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हम ज्ञात कर पाएंगे। देखिए क्या है, हमें निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को प्यारे साथियों हम c से लिखते हैं, बटे में क्या होगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं n m बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं c से और माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखते हैं v से। तो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला निकल कर आया NH बराबर होगा c बटे v, यानी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब प्यारे साथियों ये माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अगर प्यारे साथियों हमें माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ना बस यही दिया हो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो प्यारे साथियों हम उसको वायु के सापेक्ष मान सकते हैं, हम उसको यहाँ पर a लिख सकते हैं, एयर के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। जब प्यारे साथियों मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो वहाँ पर हर चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर भी बता रहा हूँ प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर आप भी फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सभी बातों को समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माध्यम के सापेक्ष, ये माध्यम हमने मान लिया NH, यानी अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, माध्यम के सापेक्ष। तो वे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो c बटे v, यानी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल कर आया c बटे v। अब प्यारे साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पर लिख देते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आई होप कि प्यारे साथियों यह अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इतने ही बेसिस पर प्यारे साथियों अपवर्तनांक का पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा करके दूंगा। तो प्यारे साथियों शायद मैं एक चीज़ आवर्धन में भूल गया था, उसको लिख लीजिएगा। आवर्धन में क्या है, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा, यहाँ पर मैं प्यारे साथियों इसको इरेज करके लिख देता हूँ, इसको प्यारे साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NM बटे में c बटे में v। एक मैं शायद आवर्धन वाले में भूल गया था प्यारे साथियों, उसको मैं लिख देता हूं। तो क्या है, यहां पर लिखेंगे उत्तल दर्पण का आवर्धन, उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है प्यारे साथियों वो होता है पॉजिटिव। इसको आप आवर्धन वाले कॉन्सेप्ट में नीचे ऐड कर लीजिएगा, क्या होता है पॉजिटिव, यानी उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है प्यारे साथियों वो होता है पॉजिटिव, और अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन प्यारे साथियों होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। तो हमने बताया कि जो उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है वो होता है पॉजिटिव और अवतल दर्पण का आवर्धन निगेटिव होता है। तो इसको प्यारे साथियों आवर्धन वाले में नीचे लिख लीजिएगा, ये हमसे गलती से छूट गया था इसलिए हमको इसको बता दिए। तो आई होप कि प्यारे साथियों आज की यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर प्यारे साथियों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।